बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, शानो हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैं वही था जो इससे बहुत प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन मैं एक टांग से माजूर था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए हिम्मत ना हुई कि इसके घर रिश्ता भेजूं। यूँ तो वो भी गरीब थी, पर फिर भी मैं तो एक नामुकम्मल मर्द था, इसलिए रिश्ता भेजने की हिम्मत ना थी। मेरा नाम ज़ाहिर था। बस दूर दूर से इसको देख लेता था। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। इसकी सब्ज़ आँखें थी, गोरे रंग की थी, लेकिन छोटी सी थी। तब से सर पे हिजाब पहन रखती थी। इसकी माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन इसकी दादी ने इसकी तरबियत बहुत अच्छे से की थी। अब इसकी दादी बूढ़ी हो गई थी और शानो घर में ही छोटे बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। वो हाफिज़े कुरान भी थी और बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन ये खबर मिली कि वो हज वाले दिन ही इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे मैं खुद ही मर गया हूँ। फिर मेरे पास तो धड़े मार मार के रोने का हक भी नहीं था। मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वो पूछते कि क्यों रो रहा है, तो क्या जवाब देता। जनाजे में शामिल हुआ किसी को पता ना था वो कैसे इस दुनिया से चली गई। इसकी दादी का बुरा हाल था। इनके तो जीने का मतलब ही ख़त्म हो गया था। पहले ही अपनी जवान बहू और बेटे की मैयत देखी थी। इन्होंने जो एक हादसे में फौत हो गए थे, और इनकी छोटी सी बेटी को दादी ने पाला था, और अब वो भी छोटी सी बेटी जवान ही में दुनिया से चली गई। इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था। वो सबको कह रही थी बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, देखो आज हज के दिन ही इस दुनिया से चली गई। सब लोग भी यही कह रहे थे, वाकई बहुत नेक लड़की थी, वो तो इस दुनिया से चली गई, इसको तो सुकून मिल गया। लेकिन रोने वालों की फ़हरिस्त में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ था। शायद मैं कभी इससे अपने दिल की बात करता, उसको हासिल कर ही लेता, पर ऐसा ना हो सका। मैं रोज़ इसकी खबर पर जाता था और जितनी देर मेरा दिल करता मैं बैठ जाता था। एक दिन मैं ऐसे ही इसकी खबर के पास बैठा था। सर मैंने घुटनों पे रखा था और मैं रो रहा था, साथ ही साथ इससे बातें कर रहा था, जब मुझे किसी हलचल की आवाज़ आई और मैंने सामने का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने पत्थर उठाया और उस कुत्ते को दे मारा, और वो शानों की खबर पर पेशाब कर रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बड़ा बुरा लगा। ये क्या हरकत थी। खबर की बेहरमती तो बहुत बुरी समझा जाता है, और ये क्या केस ने यहाँ पर आकर ऐसा कर दी। मैंने जल्दी जल्दी इस जगह से मिट्टी हटा दी और खबर को साफ़ करने लगा। रोज़ ही खबर को साफ़ करता था, कभी इस पे पत्ते गिर जाते थे तो इनको हटा देता था, वहाँ बैठे रहता था। अब तो लोगों ने भी बातें करना शुरू कर दी थी। मुझे कुछ लोगों ने देख भी लिया था। पहले मैं चुप करके वहाँ पे जाता था, और जब कोई मुझे देखता तो मैं वहाँ से भाग जाता था। लेकिन अब मैं सरेआम बैठता था, क्योंकि जिससे मुझे मोहब्बत थी वो इस दुनिया से चली गई थी। अब इसने क्या बदनाम होना था, या मैंने क्या बदनाम होना था। हाँ, थी मुझे मोहब्बत शानों से, और अब मैं मेरी मोहब्बत ऐसी ही निभा सकता था कि रोज़ इसके लिए कुरान पाक पढ़ता था, सूरे पढ़ता था, और उसका सवाब इसकी रूह को बेचता था। वो तो पहले ही बहुत नेक थी, उसने तो शायद जन्नत में ही जाना था। लेकिन मरने के बाद आप किसी को अगर कोई तोहफ़ा देना चाहते हो तो इससे बेहतर तोहफ़ा क्या हो सकता है कि आप पढ़ाई करके उसके सवाब भेजें। लेकिन ये बार बार कैसा मंज़र देख रहा था कि रोज़ कुत्ते वहाँ पर आते और सिर्फ इसी की खबर के साथ इस तरह की हरकत करते। कब्रिस्तान में और भी तो इतनी सारी खबरें थी, फिर वो सब कुछ क्यों करते थे। मैंने इन कुत्तों को भगाने की कोशिश भी की थी। मुझे आम कुत्ते नहीं लगते थे, तो मुझे जंगली कुत्ते लगते थे। मैं डरता भी था, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते ना थे। फिर इस तरह का काम करके वहाँ से भाग जाते थे। ज़ाहिर है छोटा सा गाँव था, हमारा हर बात लोगों तक पहुँच जाती थी। ये बात भी गांव के रखवाले तक पहुंच गई, जो कि चौधरी साहब थे, और इस गांव के बड़े भी थे और बुजुर्ग भी थे। इन तक ये बात पहुंच गई कि जो मासूम और नेक लड़की थी इस दुनिया से गई है। इसकी खबर के साथ ऐसा हो रहा है और कुत्ते ऐसा करके जा रहे हैं। अब ये बात सबको पता चल गई कि कुत्तों को लाख रोकने के बावजूद भी नहीं रुक रहे थे। हर गांव के रहने वाले बंदे के अपने भी मसले मसाइल होते हैं, चाहे किसी के पास पैसा हो या गाँव में ज़रूरियात कम हो, लेकिन फिर भी सब लोग मुश्किल में ही रहते हैं। लोगों ने इस मामले पे बहुत ज़्यादा गहरे में ख्याल नहीं किया, बस इतना कह दिया कि लगता है लड़की ने कोई बड़ा गुनाह किया है जो इसकी खबर के साथ ऐसा हो रहा है, वरना कब्रिस्तान में और भी तो खबरें हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब ये लड़की नेक नहीं थी। एक आदमी बीच में से उठकर और कहने लगा कि नेक होती तो ऐसा थोड़ी होता। और फिर चौधरी साहब, पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी वो, ना इसके सर पे बाप था ना माँ थी, एक दादी जिसको ठीक से नज़र भी नहीं आता था। घर में भी ये दोनों औरतें अकेली रहती थी। हो सकता है कोई ऐसा मामला हो कि इसके मरने के बाद ये सब कुछ बताने के लिए ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सज़ा आपको मरने के बाद मिलती है।
मुझे तो लगता है शानो बद किरदार थी। बद किरदार, अरे जब वो इतनी खूबसूरत थी तो फिर वो नेक कैसे हो सकती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग दूसरे के मामले में इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोलते हैं। कैसे इनकी ज़ुबान इतनी लंबी हो जाती है। इस दुनिया से चली गई तो क्या हुआ, इस गांव की बेटी थी वो। सब लोग अब इन बातें करने लगे कि हाँ बड़ी गुरूर में रहती थी, किसी को मुंह भी नहीं लगती थी, बस अपनी मस्ती में रहती थी और हिजाब पहनती थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि बड़ी नेक थी। कुछ ताइफें भी तो अपना मुंह छुपाने के लिए बुर्का पहनती हैं, तो क्या वो पर्देदार बीवियां बन जाती हैं। कितनी अजीब बात है ना कि जिस लड़की की पाक दामन की गवाही पूरा गांव देता था, आज लोग इसके नाम के साथ तवाइफों का नाम लगा रहे थे और इसे तवाइफों से भी बुरा कह रहे थे। एक आदमी तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई तवाइफ भी मरती तो ना तो इसकी खबर के साथ ऐसा नहीं होता। इसने लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह किया। कहीं इसने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से हमारे सारे गांव पे ये कोई मुसीबत आ जाए। इसलिए हमें पता लगाना होगा कि इसने क्या गुनाह किया है। इस बात का जवाब तो इसकी दादी ही दे सकती थी। जिन औरतों के बच्चे इस घर में पढ़ने के लिए जाते थे, इन्होंने कहा कि हमने इस लड़की में कोई गलती नहीं देखी, पर हमें क्या पता, हमारे तो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, हम तो खुद तो नहीं जाते थे। इसलिए हमारे हवाले से आप कोई भी बात ना सच्ची समझे ना झूठी समझे और हमें इस मामले से दूर ही रखे। ज़ाहिर है कोई भी इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता था। हमारे गांव में वैसे भी इस तरह की हरकतें होती रहती थी और गवाहियाँ बहुत जल्दी थी। मामला किसी और का होता था, भला किसी और को जाता था। जब ये मामला हुआ तो मुझे भी बुलाया गया। वो लोग मेरे घर आ गए और इन्होंने दरवाज़ा शुरू कर दी। किसी ने बता दिया था कि मैं ही शानू की खबर पे दिन रात बैठा रोता रहता हूँ। शायद मैंने ही इसके साथ कोई चक्कर चलाया रखा था, जिसकी सज़ा अब इसको मिल रही है। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बता दिया कि सच है कि मैं इसकी खबर पे जाता हूँ और वहाँ बैठ के रोता भी हूँ, क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। लेकिन मैंने इसे ये बात कभी नहीं बताई थी और ना ही इसने कभी मेरी तरफ देखा था। सबने कहना शुरू कर दिया कि फिर तेरी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है, तू ही शायद ये सब कुछ किया है। मैंने कहा क्यों, किसी से प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मुझे भी मार दो और मेरी भी खबर बना दो, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी इसके साथ सलाम दुआ भी कोई रिश्ता नहीं था। बस मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैं जानता था कि मैं इसके लिए सही मर्द नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी इसके घर रिश्ता नहीं भेजा और शादी की बात नहीं थी। यहाँ तक कि खुद से भी इसको पुकारने की कोशिश भी नहीं की। कुछ लोगों ने मेरा हक में गवाही दी। इन्होंने कहा ये निहायत ही बेज़रूर और अच्छा इंसान है, हमें नहीं लगता कि झूठ बोल रहा है और किसी को प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है। इसने कुछ किया तो नहीं था। जितनी शानो खूबसूरत थी इसके तो इस गांव में बहुत से दीवाने थे। बात बड़ी उलझ गई थी। बार बार पंचायतें बैठ रही थी तो इसमें से एक लड़का भी था, वो पहले पंचायत में नहीं बैठता था। मैंने एक आदमी से पूछा कि कौन है, तो उसने कहा कि तो चौधरी साहब का बेटा है। बहुत ही खूबसूरत लड़का था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर शानू जिंदा होती तो शायद इस लड़के के काबिल थी और इसके साथ खड़ा हो। अगर शानू जिंदा होती तो शायद इस लड़के के काबिल थी और ये इसके साथ खड़ा हुआ अच्छा लगता। वो इतनी खूबसूरत थी कि इसके साथ कोई आम मर्द खड़ा हो बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। लेकिन ये लड़का शक्ल से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लगता था। पहली दफ़ा पंचायत में बैठा था। चौधरी साहब भी इसको बहुत प्यार करते थे और बार बार इससे मशवरा मांग रहे थे, जबकि मुझे नहीं लगता कि इसको समझ आ रही थी, क्योंकि सुनने में आया था कि वो बाहर के मुल्क से पढ़ाई करके आया था और अपने बाप का शहजादा बेटा था। इसका नाम रजब था। कुत्ते तो रोज़ आकर इस तरह की हरकतें करते जा रहे थे। अब तो इस खबर के पास खड़ा भी नहीं हो रहा था। बदबू आ रही थी और बार बार खबर को साफ करने की वजह से इसकी मिट्टी भी कम होती जा रही थी। ऊपर नई मिट्टी डाल दी गई थी। मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने जमा कर रखे थे। मैंने कहा कि मैं खबर पक्की करवाऊंगा। अब मैंने खबर पक्की करवाई और मैं वहाँ पर रोज़ अगरबत्तियाँ भी लगाता था, लेकिन फिर भी कुत्तों की रूटीन नहीं बदल रही थी। वो एक ही टाइम पर वहाँ पर आते थे और एक दिन तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। किसकी खबर जो मैंने पक्की करवाई थी वो टूट चुकी थी। हो सकता है किसी ने खबर तोड़ी हो, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे खबर खुद से ही टूटी है और थोड़ा ऊबड़ सा आया था। लोग कह रहे थे कि खबर फटने वाली है। अब तो सबको यकीन हो गया कि मामला बहुत ही गड़बड़ है और इसका सवाल जवाब तो इसकी दादी ही दे सकती है। जब हम उसकी दादी के पास गए तो वो रोने लगी। अब वो लोगों के रहम व करम पे आ गई थी। कोई इसको खाना देता तो खा लेती थी, नहीं तो खाना नहीं खाती थी। मैं भी अक्सर इसके घर खाना भेजा करता था, लेकिन मेरे पास खुद भी कुछ नहीं होता था। जो पैसे थे वो मैंने खबर पक्की करवाने में लगा दिए थे। वो अपनी पोती की तारीफ़ें करने लगी। वो तो
ऐसी नेक थी, अगर नेक ना होती तो हज के दिन ही क्यों फौत होती। सब ने कहा, दादी हज के दिन और भी बहुत से लोग फौत होते हैं, इसका मतलब ये मतलब नहीं कि वो सारे नेक होते हैं। एक दिन में ना जाने कितने लोग फौत होते हैं। बर रब्बिल अव्वल को भी लोग मर जाते हैं, मुहर्रम के दिनों में भी लोग मर जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सारे नेक होते हैं। बस आप हमें इसका कमरा दिखा दो, क्योंकि इसके कमरे से ही पता चलेगा कि वो क्या करती रहती थी। दादी कहने लगी, मैंने तो खुद इसके कमरे को हाथ नहीं लगाया, मैं तो आज तक इसके कमरे में नहीं गई, बस वहाँ इसकी यादें बसी है, मैंने ऐसे ही इस कमरे को बंद कर दिया। सबने कहा, अब तो कमरा खोल के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। पर दादी मना करने लगी। वो लोग सख्ती पर उतर आया और इनको पीछे पीछे करने लगे। मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा कि खुदा का खौफ करो, छोड़ क्यों नहीं देते इस मामले को, मेरा मामला है, मैं खुद देख लूँगा। इन्होंने कहा कि तू ही हमें इसका करता धरता लग रहा है। अगर हमें पता चलेगा कि कमरे से कुछ भी नहीं मिला और फिर भी ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तेरी खैर नहीं, लगता है तेरे ही इसके साथ कोई है। मैंने कहा कि जालिमो, कितने जालिम हो, एक लड़की जो इस दुनिया से चली गई इसकी भी किरदार कशी कर रहे हो। कहने लगा कि करनी चाहिए किरदार कशी, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, हमारी गाँवों की बदनामी का सबब बन रही है। कल को ये सब कुछ लोग इस गाँव से बाहर जाएंगे, कहानियाँ बनेगी, मीडिया वाले आ जाएंगे, ऐसी कहानियाँ बड़ी चलती है, तुम लोगों को नहीं पता होगा। कहीं के एक खबर है जहाँ रोज़ कुत्ते पेशाब कर जाते हैं, इसके पीछे की कहानी हम सबको सुनना था। इस तरह की हरकतें होंगी तो हमारे गांव की क्या इज्जत रह जाएगी। इन लोगों ने मुझे भी हटा दिया और दादी को भी, और कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। जब कमरे में दाखिल हुए तो सामने जो मंजर था वो कुछ इस तरह की थी कि एक पलंग पड़ा था, एक चारपाई पड़ी थी, पलंग के नीचे ईंटें रख के इससे थोड़ा सा ऊंचा किया गया था। वो भी हम सब की तरह ही गरीब थी। इसके कमरे में इससे ज़्यादा क्या हो सकता था। जब बिस्तर की तरफ देखा गया तो बिस्तर पर बहुत सी ज़्यादा स्लेटें पड़ी हुई थी। कुछ लोग आपस में कुछ अजीब व गरीब बातें करने लगे, लेकिन ये बिस्तर कुछ भी साबित नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है इसे इस दुनिया से गए काफ़ी दिन हो गए थे और ये कमरा भी बंद हुआ था। लेकिन जब बिस्तर के नीचे यानी कि पलंग के नीचे देखा गया तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ पड़ी थी जिसे देख के सब लोग हैरान रह गए। एक आदमी ने वो चीज़ उठा ली और अब हमारे सर भी शर्म से झुक गए थे, क्योंकि इस चीज़ का यहाँ पे क्या काम हो सकता था। शानों के पास ये चीज़ कहाँ से आई, वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जब देखा गया तो सबसे पहले सवाल किया गया कि वो इस दुनिया से चली गई थी। इसकी दादी ने कहा कि वो रात को अपने कमरे में चुप करके सोया करती थी, इसके कमरे में ही सोया करती थी, जबकि मुझे बाहर नींद आती थी। सुबह में उठी तो वो बिस्तर पर बेहस हरकत पड़ी थी। साथ वाली औरत को बुला कर लाई जो कि दाई थी, तो इसने कहा कि लगता है इसका दिल बंद हो गया है, अब ये कैसे हुआ हमें नहीं पता, पर वो इस दुनिया से चली गई और इसके बाद कफन दफन का इंतज़ाम हो गया। इसके अलावा वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहने लगे, चल दादी तू भी चल, और मुझे कहा कि ओ लंगड़े तू भी चल, अब तो ये बात पंचायत में ही होगी। जिस आदमी ने बताया था कि ऐसे मामले में मीडिया वाले आ जाते हैं, वो शहर में रहता था लेकिन पैदा इसे गांव में हुआ था और अपने को बड़ा समझदार समझ रहा था और हर मामले में आगे आगे बोल रहा था। इसका नाम ज़ाहिर था। इसने कहा कि मुझे सारा मामला समझ में आ गया है, पर इससे पहले हमें पता करना होगा कि ये चीज़ किस मर्द की है, क्योंकि वो एक मर्द ना चीज़ थी। खैर पंचायत बैठ गई। अदालत का ऐसा मामला बन गया, सिर्फ मैं और शानों की दादी ही इसके हक में थे, वरना तो यहाँ सब लोग ऐसे बैठे थे जो इसके मरने के बाद भी इसे बदनाम करना चाहते थे या फिर करना चाहते थे। चौधरी साहब का इंतज़ार था, वो भी आ गए, लेकिन इसके साथ इनका बेटा नहीं आया। अब सब लोग चौधरी साहब के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। पहले थोड़ा बहुत बताया गया कि मामला क्या हुआ है। मामला ये था कि जब शानों के बिस्तर को हटाया गया तो इसके नीचे एक स्मार्ट मोबाइल पड़ा था, वो भी आईफोन। एक जवान लड़की जो कि गरीब है, इसके सर पे ना बाप है ना माँ है और वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। इसके पास इतना महंगा 3.5 लाख का मोबाइल कैसे आ सकता है? जाहिर है कि इसको किसी ने ला कर दिया था, और अगर इसके पास मोबाइल था और इसने अपने बिस्तर के नीचे बक्से के अंदर छुपाया रखा था तो फिर इस मोबाइल से लेकिन इस मोबाइल पे लॉक लगा हुआ था। अब ये पता लगाना ज़रूरी था कि मोबाइल के अंदर इससे कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे पता चल जाए कि वो क्या करती रहती थी। ये जो समझदार आदमी था, इसने कहा कि इसको लॉक लगा हुआ है लेकिन मैं इसका लॉक खोल सकता हूँ, मुझे एक काम आता है, पर 1 दिन का वक्त लगेगा। चौधरी साहब ने भी कह दिया कि ठीक है, और मुझे भी कह दिया गया
कि अगर वो तुझसे बातें करती थी और तूने ये सब कुछ ला कर दिया है तो पहले बता दे, तो बाद में रियायत नहीं होगी। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन ये सब कुछ सुनकर मैं भी परेशान हो गया था कि मोबाइल वाकई इसके कमरे से मिला था और इसकी बूढ़ी दादी को इस चीज़ों का क्या पता होगा। वो वहाँ से मोबाइल उठा लेती है, इसे पता होता है कि मोबाइल इतना महंगा है और ऐसा था। तो फिर सवाल ये था कि मोबाइल इसके पास आया कहाँ से, क्योंकि वो तो बहुत गरीब थी और ये मोबाइल तो अमीर लोगों के पास ही होता है और एक जवान लड़की मोबाइल से क्या कुछ नहीं कर सकती। इस आदमी ने शाम तक का वक्त मांगा और कहा कि शाम को फिर से पंचायत बैठेगी और मैं बताऊंगा कि मोबाइल किसका है। वो लड़की के कुछ ज़्यादा ही खिलाफ था। इसके पीछे क्या वजह थी वो भी हमें पता चल गई। इसके पीछे ये वजह थी कि इसकी एक बहन ने इसी तरह किसी के साथ मुंह काला करवाया था और वो गाँव से भाग गई थी और यहाँ पर इस आदमी का रहना मुश्किल हो गया था। इस वक्त ये सिर्फ एक जवान लड़का था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे बहुत बातें सुनाई थी। तब से वो शहर से चला गया था और वो अब बूढ़ा हो के वापस आया था, लेकिन इसको पता था कि बदनामी ने इसे कितना तंग किया। इसे अपने ठिकाने से दरबदर होना पड़ा, इसलिए शायद वो लड़कियों के खिलाफ था जो इस तरह की हरकतें करती हैं, गुनाह करती हैं और अपनी बहन का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा था। शाम हुई तो पंचायत फिर से बैठ गई और इस दफ़ा चौधरी साहब का बेटा रजब भी वहाँ पर बैठा था। जैसे ही इस आदमी ने कहा तो सब लोगों की शक्ल कुछ अजीब सी निकल आई कि पता नहीं था अब क्या होगा। इसने कहा कि जिस लड़की पर आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो लड़की बेकसूर है, क्योंकि जिस आदमी का ये मोबाइल है इसका किया धरा है। ये मोबाइल शानों का नहीं बल्कि इस आदमी का है जिसने शानों को इस तरह से दुनिया से रवाना किया, इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और वो किसी को कुछ बता ना सकी। इसकी जान को भी ख़त्म कर दिया गया और वो इस आदमी इस वक्त इस पंचायत में मौजूद है। अब इस बूढ़े आदमी का नज़रिया भी बदल गया था और लहजा भी। पता चल गया था कि लड़की बेकसूर थी। इसने कहा कि मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि चौधरी साहब के बेटे रजब का है और इस गांव में ये मोबाइल सिर्फ और रजब का ही हो सकता था, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि मोबाइल तो 3.5 लाख का था और कोई अमीर आदमी ही रख सकता था। चौधरी साहब बड़े इंसाफ पसंद थे, लेकिन फिर भी शायद अपने एक लौते बेटे जवान को अपने बचाने की कोशिश करते, लेकिन अब तो ये बात खुल के सामने आ गई थी। चौधरी के साहब के इंसाफ पे सवाल उठ गया था। इसने सबके सामने अपने बेटे से पूछा तो वो भी मान गया और इसने कहा कि मेरे शानों पे नज़र थी और मैंने इसे अपने साथ एक नाजायज़ रिश्ता रखने की ऑफ़र दी थी, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और सीधा कहा कि आप लोग अमीर हैं लेकिन आप लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी इज़्ज़त है। पूरा गांव मुझे जानता है कि मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी एक नाजायज़ रिश्ता नहीं रख सकती और अगर तुम मेरे घर निकाह का पैगाम भेजेंगे तो मैं तुम जैसे आदमी से निकाह भी नहीं करूँगी। इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे गुरूर को ललकारा था, इसलिए मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया और इसे मरने के बाद भी बदनाम करने के लिए मैंने अपने ही सिखाए हुए कुत्तों को इसकी खबर पर भेजना शुरू कर दिया। इन कुत्तों की ट्रेनिंग मैंने खुद की थी, इसलिए मैं इनको जो कहता था वो करते थे। वरना कब्रिस्तान में और भी बहुत सी खबरें हैं। बाकी खबरों के साथ आज तक किसी जानवर ने ऐसा रवैया क्यों नहीं किया। इसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। वो आधी रात को शानों के घर में घुसा था और उसकी दादी, जिसको कानों से कम सुनाई देता था, वो बेचारी दूसरे कमरे में पड़ी रहती थी और उसे पता ही नहीं चला कि क्या होता रहा। इसने ये सारे गुनाह किए थे, इसका सिर्फ एक ही गुनाह था। इसने पहले इस लड़की की इज्जत को पामाल किया, इसके बाद इसे दुनिया से भिजा दिया और फिर मरने के बाद भी इसको बदनाम किया, इसकी खबर की बेहुरमती की। और वो जो खबर टूटी थी और वो सब कहते थे कि खबर फट गई है, वो भी इसी ने करवाई थी। मेरे एक टांग ना थी, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सुना तो मैं अपनी पूरी ताकत आजमा कर इस लड़की की तरफ बढ़ा और मैंने इसे अपनी ज़मीन पे गिरा दिया और जितना मुझसे हो सका मैंने इसे गुस्सों और मक्कों से नवाजा। क्योंकि मेरा गुस्सा इस तरह निकलने वाला था, लोगों ने मुझे पीछे हटाया और चौधरी साहब ने कहा कि इंसाफ होगा, मैं इंसाफ करूंगा। इन्होंने शानों की खबर फिर से बनवाई और इसके ऊपर चादर भी बनवाई। बहुत ही प्यारा सा मकबरा बनवाया, लेकिन जो इसके साथ हुआ था इसका इज़्ला तो नहीं हो सकता था। लेकिन इसकी दादी को रहने के लिए जगह और इसके काम करने के लिए नौकरी रख दी और इसका सारा खर्चा हवेली की तरफ से भेजा जाने लगा और इसका इलाज करवाने का हुक्म दिया और अपने बेटे को गाँव वालों के सामने पेश कर दिया कि आप लोग बताएं कि इसे
क्या सज़ा दी जाए। लोग कहते थे कि इसे संस्कार कर दो, इसको ऐसी सज़ा दो कि सब याद रखें। पर फिर भी लोगों ने चौधरी साहब का मुँह देख के इसको माफ़ कर दिया। पर फिर भी इससे बदले में इसी गाँव की एक लड़की से शादी करने का कहा, जो शानू की सहेली भी थी और बहुत ज़्यादा गरीब थी। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था, पर इसकी शादी करवा गई थी ताकि इसे पता चले कि जिस गाँव की बेटी के साथ इसने ये सब कुछ किया है, इसी गाँव की एक बेटी इसके निकाह में है और अब इसकी जिम्मेदारी है। जो चौधरी साहब ने भी इस बात पर हामी भरी और अपनी निगरानी में निकाह करवाया और कहा कि कल को इसकी लड़की के साथ अगर थोड़ी सी भी नाइंसाफ़ी हुई तो इसका जिम्मेदार मेरा बेटा होगा और इसके बाद इसका फैसला मैं आपके हाथों में दे दूंगा। इन तैयार करदा कुत्तों को भी इससे दूर कर दिया गया। चौधरी साहब ने वो कुत्ते शहर भिजवा दिए, जिसको इन्होंने खुद ही इसे लेकर दिए थे। रजब ने इनकी गंदी ट्रेनिंग की हुई थी, इसलिए इनको कुत्तों से भी महरूम कर दिया गया और अब इसकी ज़िंदगी इसके हिसाब से तो बहुत ही बुरी जा रही थी। शायद इससे ज़्यादा इंसाफ अगर शानू का भी कोई बाप होता, भाई होता, कोई बड़ा होता, शायद इससे ज़्यादा इंसाफ दिलाता। लेकिन ये बात थी कि वो बेचारी अभी इस दुनिया से चली गई थी। अभी आप बताइए इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी।